प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अब आप लोगों के इस रीट एग्जाम 2025 के शुरू होने में मात्र केवल 3 से 4 दिनों का ही टाइम पीरियड शेष बचा है। ऐसे में साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की क्लास आप लोगों की तैयारी में काफी ज्यादा रामबाण साबित होगी, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं उन रीट लेवल 2 देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडीज सब्जेक्ट के वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 2 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो साथियों आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए चलना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास की। तो साथियों अपनी आज की इस क्लास में सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट से हमारा आज का टॉपिक है पृथ्वी और हमारा पर्यावरण। इस टॉपिक के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इससे संबंधित 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए क्वेश्चन में नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर या एटमोस्फीयर। ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, बायोस्फीयर या ट्रेपोस्फीयर। ऑप्शन सी थीलोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, क्रियोस्फीयर। ऑप्शन डी मेंटल, कोर, क्रस्ट या जलीय मंडल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा होगा। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं, कौन कौन से पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं, उनके नाम क्या है, यह आपको इसमें बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमोस्फीयर, यानी पृथ्वी के जो 4 प्रमुख परिमंडल माने जाते हैं वो हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर आपको बताना होगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी थर्मोस्फीयर, ऑप्शन सी ट्रेपोस्फीयर या फिर ऑप्शन डी एक्सोस्फीयर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत इनमें से कौन सी है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी ट्रोपोस्फीयर। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत यानी नीची परत मानी जाती है वो है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर वायुमंडल में स्थित सबसे निचली परत है। अब आ रहा है साथियों तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि पृथ्वी के किस परिमंडल में जल पाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके सामने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर या फिर एटमोस्फीयर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए 4 ऑप्शंस अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के इस क्वेश्चन का सही आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं कि इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा इसका सही उत्तर होगा। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी की
पृथ्वी के परिमंडल में जो जल पाया जाता है वो हाइड्रोस्फीयर वाली परत में पाया जाता है। पृथ्वी की जो हाइड्रोस्फीयर परत है वहां पर जल का यह भाग है। यह परत जो है इसमें पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में जल जो है वो विद्यमान है, पाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि जैव मंडल यानी बायोस्फीयर में कौन कौन से परिमंडल सम्मिलित होते हैं। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे एक बार फिर से क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके सामने केवल लिथोस्फीयर, ऑप्शन बी केवल हाइड्रोस्फीयर, ऑप्शन सी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, या फिर ऑप्शन डी केवल एटमोस्फीयर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगा दें। आपको बताना है कि जैव मंडल में कौन कौन से परिमंडल सम्मिलित होते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर। जैव मंडल में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर जैसे परिमंडल सम्मिलित हैं। अब आ रहा है पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का कठोर परिमंडल है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग परिमंडल के नाम हैं। पृथ्वी की वायुमंडल की अलग अलग परतों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि पृथ्वी का सबसे कठोर परिमंडल इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए बायोस्फीयर, ऑप्शन बी लिथोस्फीयर, ऑप्शन सी हाइड्रोस्फीयर, या फिर ऑप्शन डी एटमोस्फीयर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप लगाएं। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी लिथोस्फीयर। निम्नलिखित में से पृथ्वी का जो सबसे कठोर परिमंडल है वो है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है वो पृथ्वी का सबसे कठोर भाग माना जाता है। पृथ्वी की परत का सबसे कठोर भाग है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण इनमें से क्या है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 100% आपके इस रीट एग्जाम 2025 में लेवल 2 के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। ऑप्शन है ओजोन परत का क्षरण, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन, या फिर ऑप्शन डी वनों की कटाई। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण इनमें से क्या माना जाता है। किसकी वजह से पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रहा है। इसका जो सही उत्तर है वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक प्रमुख कारण है। पृथ्वी की वायुमंडल की जो परत है उसमें कुछ छेद हो गया है। वायुमंडल की जो ओजोन परत है उसमें ग्रीन हाउस गैसों के कारण उसमें ब्लैक होल जो है वो पाया गया है, एक छिद्र जैसा हो गया है, जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण माना गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों सेवंथ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि पृथ्वी पर ओजोन परत की रक्षा किससे की जा सकती है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे एक बार फिर से दिए गए हैं। ऑप्शन ए CFC गैसों का उपयोग बढ़ाकर, ऑप्शन बी हरित ऊर्जा का प्रयोग कर, ऑप्शन सी जीवाश्म ईंधन जलाकर, या फिर ऑप्शन डी अधिक प्लास्टिक का यूज करके। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस सेवंथ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि पृथ्वी पर ओजोन परत की रक्षा इनमें से किससे की जा सकती है। कौन कौन से वो प्रोटेक्शंस हैं जिसकी वजह से पृथ्वी पर ओजोन परत को बचाया जा सकता है। पृथ्वी पर जो ओजोन परत है उसमें जो छिद्र हो गया है उसको बचाया जा सकता है। कौन कौन सी वो चीजें हैं। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए जा रहे हैं। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है ऑप्शन बी हरित ऊर्जा का प्रयोग करके। हरित ऊर्जा जो होती है, ग्रीन हाउस गैसें जितनी भी होती हैं, ग्रीन एनर्जी वाली गैसें, उनका यूज करके हम पृथ्वी पर ओजोन परत की रक्षा कर सकते हैं, ओजोन परत को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा।
अब बढ़ रहे हैं साथियों आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है औद्योगिक कचरा, ऑप्शन बी वनों की कटाई, ऑप्शन सी कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग, या फिर ऑप्शन डी प्राकृतिक आपदाएं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस आठवें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का मुख्य कारण माना जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए औद्योगिक कचरा, यानी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन फैक्ट्रियों से, उन इकाइयों से निकलने वाला कचरा जो है वो जल प्रदूषण का मुख्य कारण माना जाता है। औद्योगिक इकाइयों से जो निकलने वाला जितना भी केमिकल है, जितना भी ऑयल है, जितना भी वेस्टेज पानी है, वो जो है वो शुद्ध जल में मिल जाता है, जिसकी वजह से जल प्रदूषण जो है वो हो जाता है। औद्योगिक कचरा जो है वो जल प्रदूषण का मुख्य कारण, मेन रीजन माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों नाइन्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण का सही तरीका है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके सामने वनों की अंधाधुंध कटाई, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों की स्थापना, ऑप्शन सी अधिक शहरीकरण, या फिर ऑप्शन डी जीवाश्म ईंधन का बढ़ता उपयोग। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जैव विविधता संरक्षण का सही तरीका है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों की स्थापना करके। जैव विविधता संरक्षण का जो सही तरीका है वो है राष्ट्रीय उद्यानों यानी नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्यों की स्थापना करके जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 10th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए इनमें से क्या किया जा सकता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए अधिक कोयले का उपयोग करके, ऑप्शन बी नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, ऑप्शन सी अधिक प्लास्टिक उत्पादन, या फिर ऑप्शन डी वनों की कटाई। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 10th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगा दें। चारों ऑप्शन को आप अच्छे ही भले ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन सा जो है वो इसका सही आंसर होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है, जिसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम होगा। अब आ रहा है साथियों 11th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि पृथ्वी कितने प्रकार की गतियां करती है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे एक बार फिर से दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या फिर ऑप्शन डी 4th। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 11th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि पृथ्वी कितने प्रकार की गतियां करती है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2। पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है। अब आ रहा है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आपके सामने दिन और रात होते हैं, ऑप्शन बी ऋतुएं बदलती हैं, ऑप्शन सी समुद्री ज्वार भाटा आता है, या फिर ऑप्शन डी पृथ्वी गोल हो जाती है। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 12वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है, धरातल पर प्रभाव पड़ता है, वो यह होता है कि दिन और रात होते चले जाते हैं। पृथ्वी लगातार घूमती रहती है। पृथ्वी जो है वो लगातार सूर्य के चक्कर लगाती रहती है, जिसकी वजह से दिन और रात जो है वो पृथ्वी पर धरातल पर होते रहते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी जिस दिशा की ओर यूं घूमती है, राउंड शेप में घूमती है, उधर उधर दिन और रात का जो समय है वो उसके अनुसार डाइवर्ट होता जाता है। अब आ रहा है साथियों 13वां क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि पृथ्वी की परिक्रमण गति कितने दिनों में पूरी होती है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे एक बार फिर से क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आपके सामने 24 घंटे, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 365.25 दिन या फिर ऑप्शन डी 12 महीने। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 13वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 365.25 दिन। पृथ्वी की परिक्रमण गति टोटल 365.25 दिन में कंप्लीट होती है। पृथ्वी जो है वो अपनी घूर्णन गति को कंप्लीट करने में कुल टोटल 365.25 दिन का समय लेती है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 14वां क्वेश्चन। इसमें आपको बताना होगा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा किस कक्षा में होती है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे एक बार फिर से दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आपके सामने वृत्तीय, ऑप्शन बी दीर्घ वृत्तीय, ऑप्शन सी वर्गाकार या फिर ऑप्शन डी समतल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 14वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी दीर्घवृत्तीय। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में होती है। सूर्य जो है वो ग्रहों के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय आकार में कक्षा में कंप्लीट करता है। अब आ रहा है साथियों 15वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो इसे क्या कहा जाता है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, सबसे पास स्थित होती है, तो इसे इस स्थिति में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए अपसौर, ऑप्शन बी उपसौर, ऑप्शन सी विषुव या फिर ऑप्शन डी संक्रांति। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 15वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। इसका जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। देखिए साथियों, एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी आज की इस क्लास के अंदर कि आप लोगों के इस रीट लेवल 2 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथियों, आपके काफ़ी सारे टॉपिक हैं सामाजिक अध्ययन के अंदर, सोशल स्टडीज सब्जेक्ट के अंदर। इसमें आपका एक टॉपिक है पृथ्वी और हमारा पर्यावरण। इस टॉपिक से भी आपसे कम 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर से 100% इस रीट एग्जाम के अंदर लेवल 2 में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए जो साथियों क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल होगा, पैटर्न होगा आपका, वो सेम एज इट इज़ आप लोगों का इसी प्रकार का रहने वाला है। जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में ये पर्यावरण सब्जेक्ट का हमारा पृथ्वी और हमारा पर्यावरण टॉपिक का ये रिलेटेड वीडियो टॉपिक का लेकर के आया हूँ। इसीलिए आप हमारी आज की इस क्लास को बड़े ही ध्यान से एंड तक सोल्व करने का प्रयास करें। सभी क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से अच्छे से सोल्व करें, क्योंकि आप लोगों की ये इस रीट लेवल 2 एग्जाम की तैयारी में जाने से पहले आप लोगों की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये क्वेश्चन साबित होंगे। अब आ रहा है साथियों 16वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि वायु दाब मापने के लिए इनमें से कौन सा यंत्र यूज किया जाता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी एनीमोमीटर या फिर ऑप्शन डी पायरोमीटर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 16वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि वायु दाब मापने के लिए इनमें से कौन से यंत्र का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए बैरोमीटर। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। अब आ रहा है साथियों 17वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि पृथ्वी पर वायु दाब उच्चतम कहाँ होता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आपके सामने भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी ध्रुवों पर, ऑप्शन सी समुद्री सतह पर या फिर ऑप्शन डी पर्वतीय क्षेत्रों में। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 17वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि पृथ्वी पर वायु दाब उच्चतम इनमें से कहां पर होता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी ध्रुवों पर। पृथ्वी पर वायु दाब उच्चतम ध्रुवों पर होता है। ध्रुवों पर सबसे अधिक वायु दाब उच्चतम स्तर पर पृथ्वी पर माना जाता है। अब आ रहा है 18वां क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है साथियों कि पवनें किस कारण से चलती हैं। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके सामने सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से, ऑप्शन बी चंद्रमा के प्रभाव से, ऑप्शन सी वायुदाब के अंतर के कारण, या फिर ऑप्शन डी पृथ्वी की गति के कारण। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस 18वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। पवनें किस कारण से चलती हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करें। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी वायुदाब के अंतर के कारण। वायुदाब के अंतर के कारण पवनें जो हैं वो चलती हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है 19वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें साथियों। क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है कि मानसूनी पवनें किस दिशा में चलती हैं। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए ग्रीष्म में समुद्र से भूमि की ओर, शीत में भूमि से समुद्र की ओर। ऑप्शन बी ग्रीष्म में उत्तर से दक्षिण और शीत में पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन सी केवल उत्तर से दक्षिण, या फिर ऑप्शन डी केवल दक्षिण से उत्तर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 19वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि मानसूनी पवनें इनमें से किस दिशा में चलती हैं। मानसूनी पवनें जो हैं यानी बारिश में जो हवाएं चलती हैं, पवनें चलती हैं, उन पवनों की जो दिशा है, उन हवाओं की जो बहने की जो दिशा है, गति है, वो किस दिशा की ओर होती है, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ग्रीष्म में समुद्र से भूमि की ओर और शीत में भूमि से समुद्र की ओर। मानसूनी पवनें जो हैं वो ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी के दिनों में समुद्र से भूमि की ओर यानी समुद्र से धरातल की ओर बहती हैं। इसके अलावा शीत ऋतु में यानी सर्दी के दिनों में मानसूनी पवनें जो हैं वो जमीन से यानी धरातल से समुद्र की ओर बहती हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 20वां क्वेश्चन। इसमें आपको बताना होगा कि व्यापारिक पवनें यानी कि जिन्हें हम ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं, किस दिशा में बहती हैं। व्यापारिक पवनें इनमें से किस दिशा में बहती हैं। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ऑप्शन सी पूर्व से पश्चिम, या फिर ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 20वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पूर्व से पश्चिम की ओर। व्यापारिक पवनों की जो दिशा होती है बहने की, वो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 21वां क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि निम्न वायुदाब क्षेत्र से उच्च वायुदाब क्षेत्र की ओर चलने वाली स्थायी पवनें इनमें से क्या कहलाती हैं। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग पवनों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए व्यापारिक पवनें, ऑप्शन बी ध्रुवीय पवनें, ऑप्शन सी पछुआ पवनें, या फिर ऑप्शन डी मानसूनी पवनें। जल्दी से साथियों कमेंट करें और 21वें क्वेश्चन का आंसर भी सोच समझ के लगाएं। चारों ऑप्शन अच्छे से भले ही ध्यान से आप चेक कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन ए व्यापारिक पवनें। निम्न वायुदाब क्षेत्र से उच्च वायुदाब क्षेत्र की ओर चलने वाली स्थायी पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती हैं, जिन्हें हम ट्रेड विंड्स के नाम से भी जानते हैं। अब आ रहा है 22वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि विषुवतीय क्षेत्र में वायुदाब कैसा होता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विषुवतीय क्षेत्र में वायुदाब कैसा होता है। ऑप्शन ए उच्च वायुदाब, ऑप्शन बी निम्न वायुदाब, ऑप्शन सी स्थिर वायुदाब, या फिर ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 22वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से पुनः चेक कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी निम्न वायुदाब। विषुवतीय क्षेत्र में वायुदाब जो है वो निम्न वायुदाब की ओर होता है, यानी कि लो प्रेशर का वायुदाब विषुवतीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 23वें क्वेश्चन की ओर।
ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि निम्न में से कौन सी स्थानीय पवन है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए लू, ऑप्शन बी व्यापारिक पवने, ऑप्शन सी मानसूनी पवने या फिर ऑप्शन डी पछुआ पवने। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 23वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लू। निम्नलिखित में से लू जो है वो स्थानीय पवन मानी जाती है। लू जो है वो गर्मी के दिनों में ग्रीष्म ऋतुओं में चलती है। मई जून के जितने भी महीने होते हैं उनमें लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है। तो स्थानीय जो पवन है वो इनमें से लू है। अब आ रहा है साथियों 24वां क्वेश्चन। इसके अंदर आपको बताना होगा कि गर्मियों में राजस्थान में चलने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाओं को इनमें से क्या कहते हैं। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए साइक्लोन, ऑप्शन बी बर्फीली हवाएं, ऑप्शन सी लू या फिर ऑप्शन डी सुनामी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 24वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि गर्मियों के दिनों में यानी ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म ऋतुओं में राजस्थान में चलने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाओं को इनमें से क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर जो है साथियों वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी लू। यानी गर्मी के दिनों में राजस्थान में चलने वाली गर्म हवाओं, शुष्क और धूल भरी हवाओं को लू कहते हैं, जो कि राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलती हैं। गर्मी के मौसम में राजस्थान में धूल भरी हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं। जो हवाओं की जो उनमें जो गति है वो तेज प्रकार की होती है, तीव्र प्रकार की होती है। और हवा जो है वो शुष्क होती है, यानी कि उसमें किसी प्रकार की कोई नमी नहीं होती। सूखी हवाएं जो हैं वो चलती हैं। गर्म हवाओं का जो मौसम है वो ग्रीष्म ऋतुओं में राजस्थान में पाया जाता है, तो जिसे हम लू बोलते हैं। अब आ रहा है साथियों 25वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि पवनों की दिशा किस बल से प्रभावित होती है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी कोरियोलिस बल, ऑप्शन सी चुंबकीय बल या फिर ऑप्शन डी अपकेंद्र बल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 25वें क्वेश्चन का आंसर भी आप लगाएं। आपको बताना होगा कि पवनों की दिशा इनमें से किस बल से प्रभावित होती है। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी। 25वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के कारण पवनों की जो दिशा है वो प्रभावित होती है। कोरियोलिस बल जो होता है उससे पवन की जो दिशा है यानी हवाओं की जो दिशा है वो प्रभावित होती है, डाइवर्ट हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 26वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प, ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 26वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपसे इस रीट लेवल 2 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव यानी जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं वो किसकी वजह से होता है, किस कारण से होता है। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो मैं अब आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प के कारण ग्रीन हाउस का जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प के कारण ग्रीन हाउस का जो प्रभाव है वो होता है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 27वां क्वेश्चन। इसमें आपको बताना होगा कि वनों की कटाई से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए मिट्टी अपरदन, ऑप्शन बी वर्षा में वृद्धि, ऑप्शन सी जलवायु स्थिरता या फिर ऑप्शन डी कृषि उत्पादन में वृद्धि। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 27वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना होगा कि वनों की कटाई से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और सोच समझ के सही ऑप्शन का सिलेक्शन इनमें से कर सकते हैं।
इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन ए, मिट्टी अपरदन। मिट्टी अपरदन के कारण वनों की कटाई में समस्या उत्पन्न होती है। मिट्टी का जो अपरदन है वो होता जाता है, यानी मिट्टी जो है वो टूट के बहने लगती है, पानी के साथ में मिट्टी का जो कटाव है वो होने लगता है, जिसकी वजह से वनों की कटाई में समस्या उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है 28वां क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है साथियों कि प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए इनमें से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है, यानी प्लास्टिक से जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसे रोकने के लिए इनमें से सबसे अच्छा तरीका इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए, प्लास्टिक का अधिक उपयोग करके। ऑप्शन बी, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। ऑप्शन सी, प्लास्टिक जलाना। या फिर ऑप्शन डी, अधिक प्लास्टिक उत्पादन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के 28वें क्वेश्चन का आंसर आप लगाएं। सही ऑप्शंस का आपको इसमें से सिलेक्शन करना होगा जो कि आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है ऑप्शन बी, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अचूक और सबसे अच्छा तरीका जो माना गया है वो है पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करके। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 29वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने का सर्वोत्तम उपाय इनमें से क्या है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए, सड़कों पर अधिक वाहन चलाना। ऑप्शन बी, पेड़ लगाना और ध्वनि अवरोधक दीवारें बनाना। ऑप्शन सी, लाउड स्पीकर का अधिक उपयोग। या फिर ऑप्शन डी, शहरों में अधिक उद्योग स्थापित करना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 29वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने का सर्वोत्तम उपाय इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है साथियों आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, पेड़ लगाना और ध्वनि अवरोधक दीवारें बनाना। ध्वनि प्रदूषण को कम करने का जो सर्वोच्च उपाय जो माना गया है वो है अधिक से अधिक पेड़ लगाना, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना और ध्वनि अवरोधक दीवारें बनाना, जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सके, कम किया जा सके। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि सतत विकास यानी जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके सामने, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। ऑप्शन बी, पर्यावरण का संरक्षण और आर्थिक विकास में संतुलन। ऑप्शन सी, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। या फिर ऑप्शन डी, केवल आर्थिक वृद्धि। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी लगा दें। क्वेश्चन आपको लिए एक बार पुनः पढ़ देता हूं मैं। क्वेश्चन है कि सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है। 4 ऑप्शंस अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आप कर सकते हैं जो कि आप लोगों का सही उत्तर इसमें से होगा। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी, पर्यावरण का संरक्षण और आर्थिक विकास में संतुलन। सतत विकास का जो मुख्य उद्देश्य है वो है पर्यावरण का संरक्षण करना और आर्थिक विकास में संतुलन पैदा करना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो साथियों ये थे आप लोगों के इस रीट लेवल 2 एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 2 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अपनी आज की इस क्लास के अंदर इन 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक हुए हैं। इसके अलावा आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी आप ज़रूर फॉलो करते रहें।
ताकि आपको हमारे हर रोज इस रीट लेवल 1 और लेवल 2 के अलग अलग सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस आपको हर रोज इसी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।